बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़हीरुद्दीन बाबर जब फ़रगाना से हिंदुस्तान आया था ना 1526 में, तो हिंदुस्तान फ़तह करने के बाद लोगों ने उससे पूछा कि आपको वो ऐसी क्या चीज़ थी जो आपको हिंदुस्तान की तरफ जिसने माइल करने पर मजबूर कर दिया। तो उसने ना बड़े एक तारीखी अल्फाज उधर बोले थे कि हिंदुस्तान की वुसअत के बगैर इधर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसने मुझे अट्रैक्ट किया। हिंदुस्तान की जो सबसे मोस्ट अट्रैक्टिव चीज़ थी वो हिंदुस्तान का जो वसीपन था, मतलब रकबे के लिहाज से ये बहुत वसी इलाका है। इसके अलावा इस इलाके में मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं आई, लोग तो बिल्कुल पसंद नहीं आए ना इन लोगों को कोई तहजीब है, ना रहने का तरीका है, ना खाने पीने का तरीके का कुछ पता है। ये एक लंगोटी पहनते हैं हिंदू, क्योंकि 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर आया था तो उससे पहले मेजोरिटी जो थी ना वो इधर ये सारे हिंदू रहते थे। तो उन लोगों का जो खाना था ना वो दाल और चावल सिर्फ खाते थे। आज ये हमें तहजीब सिखा रहे हैं। तो ये दाल चावल खाते थे और इनका जो लिबास होता था ना वो अपना जो कदीम ये हिंदू है ना, जो पुराने हिंदू, वो लंगोटी पहनते थे। तो ये इनका लिबास होता था। तो उसने कहा था कि सिवाय इस इलाके के वसत के मुझे और कोई चीज़ पसंद नहीं आई। तो मुसलमान जब इधर आए हैं तो मुसलमानों ने इन्हें तहजीब सिखाई है, कल्चर दिया है, इन्हें कपड़े पहनने तक का ढंग सिखाया है। 351 साल मुसलमानों ने, मुगलों ने इधर हुकूमत की। उससे पहले ये सलातीन दिल्ली थे, वो भी मुसलमान थे। तो अभी ये कहते हैं कि हमने अखंड भारत, बेसिकली इन्होंने ना तारीख को अभी मसख करने का मतलब है, सोचा है इनकी फिल्में देख लें। हिंदू कौम जो है ना बेसिकली ये एहसास कमतरी का शिकार है। हमेशा तारीख को इन्होंने मसख करके तोड़ मरोड़ के जनाब ये फिल्मों के ज़रिए इस अपनी एहसास कमतरी को ख़त्म करने की कोशिश की है। तो ये इस कौम का ना बहुत बड़ा अलमिया है। तो अभी देखें हाल ही में अगर आप इंडिया की तरक्की देखें ना जी, इंडिया बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक है ग्रोथ कर रहा है, लेकिन उसकी वजूहत देखें कि पिछले 10 सालों में इंडिया ने कोई भी नोबेल प्राइज़ जीता है। अगर इंडिया इतनी तरक्की या प्रोग्रेस कर रहा है तो इनके कोई साइंटिस्ट इन्होंने पैदा किए हैं? कोई कोई साइंटिस्ट, ना कोई इन्होंने नोबेल प्राइज़ जीता है, ना कोई इन्होंने साइंटिस्ट पैदा किए हैं। तो बुनियादी वजह ये थी कि ये अभी ये बड़ा अपना ये का लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। ये हमारे जितनी भी आईटी में इंडिया जी बहुत आगे जा रहा है, नो डाउट जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया में जितनी जितनी बड़ी है ये सोशल वेबसाइट्स हैं, उनके जो सीईओ है वो मेजोरिटी इंडियंस हैं। लेकिन देखिए ये सफ़र शुरू कहाँ से हुआ। ये सफ़र शुरू हुआ जनाब बिल गेट्स ने इधर बनाई, आके आईटी यूनिवर्सिटी बनाई। बेसिक उसका पर्पस था, वो पहले पाकिस्तान में बनी थी लेकिन हमारे हुक्मरानों की नाअहली की वजह से वो इधर से इंडिया शिफ्ट हो गई। तो बेसिकली अमेरिका का जो पर्पस था ना वो बेसिकली चाइना को काउंटर करना था। तो इसीलिए उसने इंडिया को जनाब वो यूरोपीय यूरोपीय यूनियन के ज़रिए इधर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी। और इंडिया की आबादी आपको पता है कि बहुत ज़्यादा आजकल रिसेंट डेवलपमेंट के मुताबिक इंडिया दुनिया का पहले नंबर पे आ गया है आबादी के लिहाज से मुल्क। तो ये बेसिकली ये फजूल सी कौम है, गलीज कौम है। तो ये इनका एडवांटेज, इन्होंने अपनी आबादी को कैश किया है। तो नो डाउट इसको कैश करने में इंडिया के जो हुक्मरान हैं उन्होंने उन्हें क्रेडिट जाता है। पूरी दुनिया में उन्होंने ये पावर कराया कि जनाब इंडिया की बहुत बड़ी मंडी है, तो लिहाजा इस मंडी को आपको लोगों को इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, कैश करने की ज़रूरत है। उधर से ये गैर मुस्लिम मुल्क है, अपने आप को कहते हो सेकुलर है, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उधर देखे मुसलमानों को क्या हालात हैं, दलितों को क्या हालात हैं। ये बीजेपी जब से आई है इसने तो जनाब इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो मुसक करके रख दिया है। अखंड भारत का ये नारा लगाते हैं। और ये अपना नाजीज जो जर्मन थे उनसे ये इंस्पायर हैं। तो इन्होंने मतलब अपना एक बनाया हुआ है कि जनाब ये बहुत बड़े कोई अपना मजहबी जुनूनी अपने आप को कराता है, हालांकि ये कोई इतनी को बहादुर कौम है नहीं है। अच्छा, तो ये अपना ये सारा क्रेडिट जो इंडिया की तरक्की का है ना ये अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को जाता है, जिन्होंने जनाब इधर चाइना को काउंटर करने के लिए उन्होंने इधर इन्वेस्टमेंट की। और ये अब देखें इंडिया में जितनी भी दवाइयाँ बनती हैं ये कहते हैं ये पूरी दुनिया में जो इन्होंने सप्लाई की है ये कोरोना डोज, वो बेसिकली सारी अमेरिकन कंपनियां हैं। उन्होंने इधर आके इन्वेस्ट किया, रॉ मटेरियल इधर से उन्हें बड़ा आसानी से मिल जाता था तो उन्होंने इन्वेस्ट किया और इधर से वो पूरी दुनिया में अपना डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ज़हीरुद्दीन बाबर की इधर सबसे ज़्यादा उसे जो चीज़ अट्रैक्टिव हुई थी वो इस इलाके की वुसअत है। इसके अलावा इधर कोई चीज़ उसे अट्रैक्ट नहीं हुई थी। तो इसी हिसाब से इंडिया में सिवाय आबादी के और कुछ भी नहीं है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए यूरोप और अमेरिका ने मिलकर जनाब इधर इन्वेस्टमेंट की और 7 अरबों ने साथ दिया। तो बेसिकली अरबों ने साथ इसलिए दिया कि उन्होंने मुसलमानों के खून का सौदा किया है।
تو یہ انڈیا کی ترقی کا صرف یہی راز ہے. تو انڈیا کس علاقے کے لیے بیسیکلی ایک بہت بڑا سیکورٹی تھریٹ بن گیا ہے. حال ہی میں جو پچھلے دنوں انہوں نے ایک سپر سونک میزائل کا تجربہ کیا تھا اور وہ میزائل پاکستان کے علاقے میاں چنو تک آ گیا تھا. آپ امیجن کریں کہ اگر وہ اللہ نہ کرے کوئی مس ہیپ ہو جاتا تو یہ پوری عالمی جنگ چھڑ جانی تھی. تو کیونکہ دونوں ایٹمی ملک ہیں ان کے، تو وہ ایٹمی سسٹم کا بھی ابھی کچھ آپ حتمی رائے نہیں دے سکتے کہ پتہ نہیں وہ بھی کنٹرول اور کمانڈ کس کے حوالے ہے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک سیکورٹی تھریٹ ہے اس ملک اور ریجن. یہ ملک جو ہے نا یہ پورے ریجن کے لیے بڑا ایک سیکورٹی تھریٹ ہے. تو یہ جناب ان کا یہ باندر کیا جو ہے نا پنجاب مثال بنی ہوئی پنجابی باندر کیا ماچس دینے والی بات ہے. تو ترقی وغیرہ یہ ساری امریکن اور یورپی یونین کی ادھر چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے. اگر انڈیا اتنی ترقی اس نے کی ہے تو آج تک کتنے نوبل پرائز پچھلے 10 سالوں میں انہوں نے جیتے ہیں، یا کون سے سائنٹسٹ انہوں نے پیدا کیے ہیں، کون سی انوینشنیں کی ہیں. تو یہ ایسے انہوں نے ڈھنڈورا پیٹا ہوا ہے، آبادی اپنی کو کیش کیا ہوا ہے. اور یورپ اور امریکہ نے چائنا کو صرف کاؤنٹر کرنے کے لیے اور اسے تھانے دار علاقے کا بنانے کے رول دینے کے لیے جناب وہ ساری انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ اسے اپنا کیش کر رہا ہے. اللہ حافظ. چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. اگر پسند آئے ویڈیو تو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں.